टू स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं जिसमें टोटल 250 क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है, इसके अंदर 50 और क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा आंसर की कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन आया था, इन विच सिचुएशन नीड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स अराइजेज। किन परिस्थितियों में संपत्ति के पुनर्स्थापन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये रिप्लेसमेंट थ्योरी वाले चैप्टर से है कि कब आपको असेट्स को रिप्लेस कर देना चाहिए। पहला केस उन्होंने बताया है जब एक पुरानी मत खराब है या निकट भविष्य में जल्दी ही खराब होने वाली है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि अगर कोई चीज़ मान लो मशीन है वो ख़राब हो चुकी है या ख़राब होने ही वाली है तो आपको उसके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड है जब एक पुरानी मत बिगड़ चुकी है और रखरखाव खर्चीला है, या अगर ऐसा है कि एक मशीन है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि आए दिन उसमें रिपेयर करनी पड़ती है, आए दिन मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बेटर इसकी उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तकनीक में सुधार के कारण एक ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन का उपकरण उपलब्ध है, तो ये भी एक बहुत वैलिड रीज़न है। अगर बाज़ार में एक नई टेक्निक आ गई है, एक हाई स्पीड से काम करने वाली मशीन आ गई है या सस्ती मशीन आ गई है, तो डेफिनेटली आपको मशीन को, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इन सारे ही रीजंस में आपको मशीन को रिप्लेस करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। सेकंड है, निदेशकों या शेयर धारकों को सलाह देना अंकेशक के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, या यह निर्णय किस कोर्ट केस में सुनाया गया था। ऑडिट के अंदर यूँ कहें कि बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, जैसे किंगस्टन कॉटन मिल्स का मामला बड़ा फेमस है कि एक ऑडिटर को शिकारी कुत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होना चाहिए। इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग करना ऑडिटर का कार्य नहीं है। उसी तरह एक मामले में ये कहा गया था कि ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि वो डायरेक्टर्स को सलाह दे या शेयर होल्डर्स को सलाह दे कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ये कहा गया था रे लंदन एंड जनरल बैंक के मामले में। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो कम से कम 10 से 12 जो फेमस ऑडिट केसेस हो चुके हैं, जो केस लॉज हो चुके हैं, कोर्ट केसेस, उनको आपको स्टडी करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें। एक व्यष्टि करदाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20,000 रुपये एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए दायी है। उसके द्वारा एडवांस टैक्स की द्वितीय किश्त की भुगतान की निर्धारित तिथि और देय राशि बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली ये है कि 15 जून को पहली किश्त जाती है, 15 सितंबर को दूसरी किश्त जाती है, 15 दिसंबर को तीसरी और 15 मार्च को चौथी किश्त जाती है। पहली किश्त तक आपका 15% टैक्स हो जाना चाहिए, दूसरी किस्त आते आते आपका 45% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अब आप गौर कीजिए, 15 सितंबर को कायदे से आपको 30% टैक्स जमा कराना होता है, क्योंकि 15 जून को तो आप 15% टैक्स जमा करा चुके होते हैं। अगर नहीं कराया है तो इस तिथि तक आते आते आपको 45% टैक्स जमा कराना होता है। तो यहीं से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन शुरू होता है कि 20,000 की मेरी टैक्स लायबिलिटी है, तो देखा जाए, अगर बहुत ढंग से देखा जाए तो मेरी जो सेकंड किश्त है उसमें मुझे 30% टैक्स जमा कराना है और 20,000 का 30% 6,000 रुपये होता है। अगर ये मुझसे ये पूछते कि द्वितीय किश्त तक कुल कितनी टैक्स की राशि जमा हो जानी चाहिए तो 45% होता, तो इसका आंसर 9,000 रुपये होता। लेकिन इसमें पूछा है कि बताइए दूसरे किश्त की भुगतान की तारीख क्या है और देय राशि क्या है। तो मेरे से सेकंड इंस्टॉलमेंट पूछा है, अप टू सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा है, इसलिए मैं इसका आंसर 6,000 रुपये दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लफड़े में फंसेगा, क्योंकि जनरली 30% कहीं देखा ही नहीं जाता, हर जगह यही दिखाया जाता है 15, 45, 75, 100। तो बच्चे के दिमाग में 45% होता है, तो 45% आपको सेकंड किश्त में जमा नहीं कराना होता है, सेकंड किश्त तक आपका 45% जमा कराना होता है। इसीलिए इसका आंसर ये 6,000 रुपये हो सकता है। मैंने अजम्पशन लिया है कि इसका आंसर सी होगा, ये मानते हुए कि पहली इंस्टॉलमेंट के 15% अलग से चुकाए जा चुके हैं, पहले ही चुकाए जा चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है इनकम ऑफ कंपनीज टैक्सेबल एट द रेट 10%। वैसे कंपनीज पर 10% टैक्स नहीं होता, उनके ऊपर टैक्स या तो 25% होता है या 30% होता है। लेकिन कुछ विशेष मामले भी हैं, जैसे अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो धारा 112A के तहत, यानी किसी कंपनी ने 1 साल होल्ड करने के बाद इक्विटी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा हो, तो 1 लाख से ज़्यादा पे स्पेशल रेट 10% से टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम पेटेंट, अगर कंपनी रेजिडेंट हो, पेटेंट को ट्रांसफ़र करके रॉयल्टी इनकम हुई हो, कंपनी ने कोई खर्चा या अलाउंस क्लेम नहीं किया हो,
तो उन पे स्पेशल रेट से 115 BBF के तहत 10% टैक्स लगेगा। इसी तरह अगर कोई कंपनी है वो कार्बन उत्सर्जन कम करती है, उसके पास कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट है, उन्होंने वो सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र किया है, उससे पैसे कमाए हैं, तो फिर उनके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। तो इन चारों ही मामलों में, इन तीनों ही मामलों में आपके ऊपर 10% की स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है विच बेसिक वेरिएबल इज टू बी एडेड टू स्टार्ट द सॉल्यूशन अंडर द सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन द गिवन कंस्ट्रेंट। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कंस्ट्रेंट दे रखा है इस तरह से 3x1 + x2 इज इक्वल टू 45। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा दिया होता 3x1 + x2 इज लेस देन और इक्वल टू 45, तो लेस देन है तो अपन इसके अंदर कुछ जोड़ देते तो अपन इसके अंदर स्लैक वेरिएबल जोड़ देते। इसको इक्वल करने के लिए, क्वेश्चन को शुरू करने के लिए अपन स्लैक वेरिएबल जोड़ देते। अगर इक्वेशन यूँ होती कि 3x1 + x2 इज इक्वल टू और मोर देन 45, तो अपन इसके अंदर से जो सरप्लस पार्ट है उसे हटा देते इक्वलिटी के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पहले से ही इक्वल हो तो इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होगा। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए आपको इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होगा। ठीक है, देखिए मैंने ये एग्जाम्पल 16 लिया है, ये ऑपरेशनल रिसर्च की बुक है। उस बुक में एक एग्जाम्पल समझाया गया था जहाँ x1 + 2x2 + 4x3 = 20, यानी ये पहले से ही इक्वल के फॉर्म में था। कंस्ट्रेंट या प्रतिबंध पहले से ही इक्वल के फॉर्म में था और इन्होंने इसको सॉल्व शुरू करते समय इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया है। दूसरा इक्वेशन भी इक्वल के फॉर्म में था, वहाँ पे भी इन्होंने आर्टिफिशियल वेरिएबल काल्पनिक चर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाद ये जो कहीं सोर्स लगे हुए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो वीडियो के नीचे PDF हमने प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको पूरी PDF फाइल भेज देंगे। ठीक है, चलिए ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन PGT TGT कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी CA साइड की होती है, CA वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं, तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगा था व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए, केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। द कंडीशन ऑफ सेक्शन डैश डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर नॉट फुलफिल्ड, द फर्म इज असेस्ड एज एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि यदि आयकर अधिनियम की धारा इसका पालन नहीं किया जाएगा तो फर्म का जो निर्धारण है फिर वो फर्म की तरह नहीं होगा बल्कि व्यक्तियों के संघ की तरह किया जाता है। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 184। अगर आप धारा 184 का पालन कर लेते हो तो आपका असेसमेंट फर्म की तरह होगा। इसका नियम क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका असेसमेंट फर्म के तरफ द्वारा हो तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इन द सेंस एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड ये है कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो, खास करके फर्म अपना फर्स्ट आईटीआर फाइल करती है, तो उसे पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगानी होगी और सारे पार्टनर्स को उसके ऊपर साइन करना होगा। अगर बाद में आपके पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का चेंज आता है तो आपको रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड भी सबमिट करनी होगी। ये सब धारा 184 में लिखा हुआ है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो फिर आपका असेसमेंट फर्म की तरह नहीं होगा, फिर आपका असेसमेंट एओपी की तरह होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है अ नेगेटिव कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस इम्प्लाइज दैट। तो आप देखिए कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकलता है। तो अगर अपन कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस की बात करें तो उसका स्क्यूनेस का कॉफिशेंट निकालने का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडिशन। सपोज करो मीन आपका 22 है और मोड आपका 20 है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका ये जो कॉफिशेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उल्टी स्थिति है, आपका मीन है 20 और आपका मोड है 24, तो फिर आपका जो कॉफिशेंट स्क्यूनेस का कॉफिशेंट आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है। 20 माइनस 24 करने पे जो रिजल्ट आएगा वो फिर आपका नेगेटिव आएगा। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि अगर विषमता का नकारात्मक गुणांक आता है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि मीन आपका छोटा है मोड से, समांतर माध्य बहुलक से कम है। बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर समांतर माध्य बहुलक के बराबर होता है तो विषमता का मान 0 आता है, लेकिन अगर समांतर माध्य बहुलक से कम है तो फिर आपका विषमता का गुणांक नेगेटिव आएगा। बाकी ऑप्शंस आप देख ही लेंगे। द फंक्शन ऑफ ऑडिट कवर्स। जब आप ऑडिट करना चाहते हैं तो ऑडिट में आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये तो आपको सबसे पहले जाके करना है। सबसे पहले जाके आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी करनी है और उनके यहाँ चीज़ें चलती कैसे हैं, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंटरनली चेक कैसे होता है, बिल कहाँ से कटता है, पैसा कौन जमा कराता है, वो आपको सारा इंटरनल सिस्टम समझना होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना होता है कि किसको फॉलो किया जा रहा है, किसको नहीं फॉलो किया जा रहा है। रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, ये काम भी आपको करना होता है। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको ये सारे काम जाते ही परफॉर्म करने होते हैं, उसके बाद आप अपना ऑडिट कार्य शुरू करेंगे। एक्चुअली इसी के बेसिस पे आप अपना ऑडिट प्लान बनाएंगे, ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये सारे काम करने हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल टैक्स पेयर फाइलिंग रिटर्न GSTR 1 to GSTR 3 आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। देखिए GSTR 1 में आप ये बताते हो कि आपका मंथली सेल कितना हुआ, यानी आपने मंथली सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या दी। GSTR 2 में आप बताते हैं कि आपके मंथली इनवर्ड कितने रहे, आपका आया कहाँ से है माल वगैरह। GSTR 3 में आप इस सब की समरी भरते हो, यानी आपकी मंथली आउटवर्ड सप्लाई कितनी रही, इनवर्ड सप्लाई कितनी रही, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी रही, वो GSTR 3 से आता है। ये मंथली रिटर्न भरने के बाद आपको एनुअल बेसिस पे 31 दिसंबर तक एक एनुअल GSTR भरनी होगी। तो इसका अगर जैसे आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक वर्ष चलता है, तो इसके बाद 31 दिसंबर 24 यानी अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, जो कि और कुछ नहीं होगी,
जो आपने 12 महीनों में अलग अलग रिटर्न भरी है उसका कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, 31 दिसंबर। GSTR 9 है, GSTR 9 आपको फाइल करनी पड़ेगी 31 दिसंबर तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एज पर द IGST बिल 2017। तो किस किस को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा? अगर सप्लायर कानपुर यूपी में बैठा है और सप्लाईज कनाडा को की जाती है तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। हाँ, मैं अभी आपको उसका नियम पढ़ा दूंगा। अगर किसी दिल्ली की कंपनी ने USA से इंपोर्ट किया है तो इसे भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लाई इन कर्नाटका टू चंडीगढ़। कर्नाटका एक स्टेट है और चंडीगढ़ एक यूटी है। अगर एक स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी को माल ट्रांसफ़र किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। सप्लाईज रिसीव्ड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया फ्रॉम महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट लोकेटेड इन जयपुर, ठीक है। मान लीजिए कि एक सेज एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो अगर कोई सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को की जाती है या कोई सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा की जाती है तो उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। हो सकता है कि आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी जयपुर में हो और आपका ये जो सेज यूनिट्स है ये भी जयपुर में हो। किसी किसी को लग सकता है कि जयपुर टू जयपुर ही है तो ये तो सप्लाई विद इन द स्टेट हो गई है, ये लोकल सप्लाई होगी, लेकिन नहीं। अगर सप्लाई सेज यूनिट्स को की जा रही है या सप्लाई सेज यूनिट्स द्वारा की जा रही है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। तो ये चारों के चारों मामले इंटर स्टेट सप्लाई के हैं। बी इसका आंसर होगा। मैं आपको नियम पढ़ के बता दूँ। इंटर स्टेट वाला आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है माल अथवा सेवाएं या दोनों की पूर्ति। अगर सप्लायर भारत में स्थित है, जैसे कि पहले मामले में था कि सप्लायर इंडिया में था, कानपुर में था, और सप्लाई का स्थान भारत के बाहर है, तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित यूनिट है, उसको सप्लाई की जाए या उनके द्वारा सप्लाई की जाए, जो मैं कह रहा था। और अगर कर योग्य राज्य क्षेत्र में की जाए, जैसे कर्नाटका से आपने चंडीगढ़ यूटी को की है या किसी और यूटी से किसी स्टेट को की जाती, तो ये उक्त परिस्थितियों में इसे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के दौरान माल या सेवा की सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। Examine the following statement to ensure that the payments were properly authorized। भुगतान उचित रूप से अधिकृत है, यह सुनिश्चित करना। बी, यह निश्चित करना कि उन्हें रोकड़ बही में उचित शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया गया है। यह देखना कि भुगतान व्यवसाय से संबंधित है एवं उन्हें उचित रूप से चार्ज किया गया है। यह निर्धारण करना कि भुगतान जो किए गए हैं वो आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य द्वारा समर्पित हैं। आपकी राय में उपरोक्त में से कौन सा रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन करने का उद्देश्य है? क्वेश्चन ये है बेसिकली कि देखिए, अगर जब आप कैश बुक का ऑडिट कर रहे हैं और आप उसकी पेमेंट साइड को देख रहे हैं तो आप वहाँ क्या क्या करेंगे? तो पहला जो पॉइंट लिखा है, देखिए, हम जब अकाउंट्स करते हैं तो अकाउंट्स में तो सौदा हुआ, अपन ने कैश बुक में लिख दिया, बट रियल लाइफ में पहले क्या होता है, कोई भी पेमेंट करने से पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है उससे लाइक परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये खर्चा करना चाह रहे हैं, तो वो परमिशन देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो भुगतान किया गया है वो अथोराइज्ड है या नहीं। फिर हमें ये भी देखना होता है कि कैश बुक में हमने उसे सही हेडिंग में या सही नाम से लिखा है या नहीं। जैसे सैलरी का पैसा दिया है तो सैलरी हेड में लिखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखो, प्रॉपर लिखा है या नहीं। तीसरा फिर ये देखना होता है कि हमने जो पेमेंट किया है वो बिज़नेस से रिलेटेड है भी या नहीं, और हमने उसे रिकॉर्ड प्रॉपर किया है या नहीं, जैसे प्रॉपर खाते में पोस्टिंग करी है या नहीं। और लास्ट में ये भी देखना है कि जो पेमेंट कैश बुक में लिखा हुआ है उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जिसे अपन वाउचर कहते हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो है या नहीं। तो आपको पेमेंट साइट की ऑडिट करते समय ये सारे काम करके आने हैं, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। ये सारे काम आपको करके आने हैं ऑडिट करते समय। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट्स विच शुड बी कंसीडर्ड वाइल ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंडिया। अगर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हैं, यानी एक ऐसे संस्थान का ऑडिट कर रहे हैं जो लोगों से चंदा वगैरह लेता है और फिर दान धर्म के काम में लगा हुआ है, तो आप क्या देखेंगे? क्या न्यास पर लागू नियमों एवं उपनियमों तथा प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का पालन किया गया है? ये बिल्कुल हम चेक करेंगे। हम उनका जो विधान होता है, संविधान या विधान, वो चेक करेंगे। उन्होंने जो कमिटी ने प्रस्ताव पारित किए हैं उनको देखेंगे। सेकंड, दान, चंदे और ब्याज प्राप्ति की जांच, यानी हम इनके इनकम सोर्स को समझेंगे कि कितना डोनेशन मिला है, ब्याज कितना आता है, चंदा वगैरह कितना आता है, वो हम देखेंगे।
इसके अलावा संपत्तियों का सत्यापन हम ये भी करेंगे कि ट्रस्ट के पास कितनी संपत्तियां हैं। तो उपरोक्त सभी, तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट करने जाएं तो ये सारे काम करके आने हैं, और भी बहुत कुछ, पर ये उपरोक्त तीनों तो है ही हैं। ठीक है, वेल इसके बाद जैसे इन्होंने मोटा मोटा बताया है कि अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का ऑडिट करने गए हैं तो लॉज, सब लॉज, बाय लॉज उसका अध्ययन करेंगे, इनकम की जांच करेंगे, ब्याज की जांच करेंगे, संपत्तियों को वेरीफाई करेंगे, कोष की स्थापना की गई है उसका प्रयोग कैसे किया गया है, सब देखेंगे। एक निवासी को प्लांट और मशीनरी पर देय किराए से डैश डैश की दर से कर काटा जाना आवश्यक है। वेल अगर ए आदमी बी आदमी को पेमेंट कर रहा है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर लिया गया था, तो 2% के हिसाब से टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी किराए पर ली गई हो तो 10% टीडीएस है, प्लांट मशीनरी हो तो 2% टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। तो देखिए, टीडीएस ऑन रेंट, रेंट ऑफ व्हाट, अगर मशीन, प्लांट और इक्विपमेंट किराए पे लिए गए हैं तो जो व्यक्ति किराए का भुगतान करेगा एक निश्चित राशि से ज़्यादा होने पर फिर वो 2% टीडीएस काटेगा। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग या और कोई चीज़ किराए पे ली गई है तो किराया भुगतान करने वाला 10% टीडीएस काटेगा। टीडीएस हमेशा जो इनकम प्रोवाइडर होता है वो काटता है। यदि कोटि सह संबंध गुणांक 0.7902 है और क्रमांतरों के वर्गों का योग डी स्क्वायर 60 है तो पद युग्मों की संख्या होगी। वेल ये है आपका रैंक कोरिलेशन या रैंक कोरिलेशन ऑफ कॉफिशेंट। तो ये है कोरिलेशन और ये रैंक कोरिलेशन। इसका साइन, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। कुछ लोग इसकी जगह n की पावर 3 - n भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, चलेगा, क्योंकि n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 3 हो जाएगा -n। अब ये आपको क्या दे रखा है, इन्होंने कोरिलेशन कॉफिशिएंट खुद ही निकाल रखा है। तो 0.7902 हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन आया है, यहाँ 1 है, यहाँ 6, सिग्मा डी स्क्वायर भी आपको दे रखा है, मतलब जो रैंकों के बीच का डिफरेंस होता है जिसको डी से डिनोट करते हैं, उसकी स्क्वायरिंग करके उसका योग निकाल दिया है, 60 है। तो इस क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि n मिसिंग है। तो थोड़ा बहुत मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में आप बाकी समझ जाइएगा। अब जैसे ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को अपन इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इधर आएगा इक्वल के इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, तो 660 और n स्क्वायर -1। ठीक है, और ये जो 0.792 है ये इधर आ जाएगा, तो 1 में से 0.792 चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी का हिस्सा मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको, जैसे अगली स्लाइड पे आप देख लीजिएगा। यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, 1 में से 0.7902 हटा दिया तो 0.2098 आ गया। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो और आपको n का क्यूब निकालना आता हो और उसका 1/3 रूट निकालना आता हो, इन चक्करों में मत पड़ो। आप क्या करो, जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर n एक बार 10 दे रखा है तो आप 10 लगाओ। 10 कहाँ लगाओ, मतलब n की जगह 10 रखो। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 -1, ये होगा 99, 99 × 10 990। तो एक बार आप क्या करोगे, 360 बटा हुआ 990 रख के देखो क्या रिजल्ट आता है, 0.2098 आता है क्या। एक बार आप n के स्थान पे 12 रख के देखो, यानी 12 का स्क्वायर -1, यानी 12 12 144 -1 143, 143 मल्टीप्लाई 12। एक बार आप ये करके देखो, ठीक है, 1716 आया है। और फिर आप क्या करना, 360 बटा हुआ 1716 करके रखना, कितना आंसर आता है। तो n बराबर 12 रखने पे आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि 12 जोड़े रहे होंगे, उन 12 जोड़ों का रैंक निकाला गया, रैंक का डिफरेंस निकाला गया, डिफरेंस की स्क्वायरिंग की गई, उसके बीच का जो रिजल्ट आया है वो 0.7902 है। उस क्वेश्चन में n बराबर 12 रहा होगा। ठीक है, चलिए। अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आर टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। ये जो हम बीमा कंपनियों के अंतिम खाते बनाते हैं वो हम फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के हिसाब से बनाते हैं, ये सही है। हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल के हिसाब से बनाते हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए निर्देश देता है, सेकंड शेड्यूल हमें P&L के बारे में बताता है, और थर्ड शेड्यूल हमें बताता है हर प्रकार के बिजनेस के बारे में, रेवेन्यू अकाउंट बनाने के बारे में। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीमा कंपनियों के खाते हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शेड्यूल में बताए गए नियमों के अनुसार बनाते हैं। व्हेन इज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस टेक्निक यूज, विभेदक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग कब होता है। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, पर इसका जो आंसर है वो ए आंसर है। जब आपका आश्रित चर यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो गैर मापीय तथा श्रेणीगत कैटेगोरिकल हो, तो फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट
एनालिसिस टेक्निक यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे कहीं पे जब मैं ढूंढ रहा था इसका आंसर तो ये एक टेबल दिखाई दी जिसमें बताया गया था कि एनोवा टेबल जो वेरिएंस एनालिसिस वाली टेबल होती है, रिग्रेशन वाली टेबल होती है और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वाली टेबल होती है, उसमें क्या समानता है और क्या विषमताएं हैं। तो डिफरेंसेस में जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में कैटेगोरिकल बाइनरी सीरीज़ का होता है, तो ये वहीं पे भी यही लिखा हुआ था। तो इसका आंसर सिंपली देख लीजिए, इसका आंसर सिंपली ए रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय डरलिक्ट। इसे आप यूँ समझिए कि जब कस्टम ड्यूटी आप पढ़ते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो माल बाहर से आता है, जिसे आप होम कंजम्पशन के लिए या और किसी पर्पज़ से माल को छुड़ाते हो, तो उस पर तो ड्यूटी देनी ही देनी है। कुछ माल ऐसे होते हैं जिनको जिनको इस कैटेगरी में खाया जाता है, डरलिक, जेटिसम, फ्लोटसम, रेक। इस कैटेगरी के माल पे भी इस कैटेगरी के माल को भी अगर कोई छुड़ाने गया तो उस पे भी ड्यूटी उसी तरह लगाई जाएगी। तो डरलिक्ट गुड क्या होता है, कभी कभी क्या होता है गुड्स को या पूरे वेसल को ही जहाज को मतलब पानी में छोड़ दिया जाता है, मतलब पानी में छोड़ दिया जाता है, एक तरह से पानी में डूब जाता है, कोई रिकवरी नहीं होगी। तो वो एक तरह से माल समझो जहाज डूब गया, कार्गो भी डूब गया। फिर मान लीजिए कि कभी कोई आदमी वो कभी ऊपर आ गया या बाहर आ गया और कोई माल बंदा उसको छुड़ाने पहुंचा, तो उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई। तो डरलिक्ट गुड वो होता है यदि कोई मालवाहक जहाज बिना वसूली की संभावना के समुद्र में छोड़ दिया गया है, मतलब डूब गया है एक तरह से आप समझिए। और गुड्स जेटसन वो होता है जैसे अगर जहाज डूब रहा है तो उसको डूबने से बचाने के लिए कुछ माल फेंक दिया जाता है, तो उसको जेटसम गुड्स बोलते हैं। और फ्लोटसम गुड्स वो होता है जो जेटसम गुड्स है, अगर वो डूब गया तो ठीक है, और अगर वो नहीं डूबा और वो पानी में तैर रहा है तो उसे फ्लोटसम गुड बोलते हैं। और एक रैक गुड्स भी होता है, जैसे वो मान लो चट्टान वट्टान से टकरा गया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े बहते बहते किनारों पे या तट पे आ जावें, तो उसको लेने के लिए कोई बंदा पहुंच गया तो उसे रैक गुड्स बोलेंगे। बात कहने का मतलब यह है कि ऑर्डिनरी गुड्स पे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, इस तरह का स्पेशल काइंड ऑफ गुड्स का मामला भी है, डरलिक्ट, जेटसम, फ्लोटसम, रैक, इस पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी उसी तरह लगा करती है। अगर ये प्रूव हो जाए कि ये ड्यूटी फ्री गुड्स हैं तो एक अलग बात है, वरना इन पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी उसी तरह से लगाई जाती है। तो डरलिक्ट गुड्स का मतलब है ऐसा कोई माल या कार्गो, माल या आपका वेसल जो पानी में समझो डूब गया है, जिससे रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं थी, इस मतलब उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसको समुद्र में ही छोड़ दिया गया था उस माल को या वेसल को। ठीक है, चलिए ये पूरा एक बार लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा इसके पीछे। ओके, वेल नेक्स्ट कहता है एक व्यावसायिक संस्थान में लगे हुए संपूर्ण संसाधनों का यथोचित उपयोग हुआ है और निवेश के समुचित परिणाम लाभों के रूप में प्राप्त हुए हैं कि जांच और समीक्षा हेतु किया जाने वाला अंकेक्षण आपका कहलाएगा दक्षता अंकेक्षण। ठीक है, देखिए आपकी फैक्ट्री के अंदर मानव संसाधन लगे हुए होंगे, भौतिक संसाधन लगे हुए होंगे, मशीन लगी हुई होगी, पूंजी लगी हुई होगी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, ठीक है, या नहीं यूज़ हो रहा है, इसके लिए जो रिव्यू करने के लिए होता है ऑडिट, उसे हम एफिशिएंसी ऑडिट या दक्षता अंकेक्षण कहेंगे। व्यवसाय में मानव शक्ति लगी हुई होती है, मटेरियल लगा होता है, पैसा, प्लांट, मशीन लगे हुए होते हैं, इन सब का। तो देखो किसी भी व्यवसाय की सफलता और प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें विभिन्न संसाधनों का कितनी कुशलता के साथ प्रयोग किया जा रहा है। इस हेतु किया जाने वाला अंकेक्षण कुशलता या दक्षता अंकेक्षण कहलाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ये तीनों चारों चीज़ें होती हैं, स्पेशल ऑडिट, इंटरनल चेक, एनुअल ऑडिट। तो इसका सीक्वेंस ये रहने वाला है, सबसे पहले इंटरनल चेक होता है जहाँ एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरा व्यक्ति स्वतः ही कर लेता है। इसके बाद इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट संस्था के ही कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, पेशेवर योग्यता की आवश्यकता नहीं है, संस्था के व्यक्ति ही संस्था की ऑडिट करते हैं। उसके बाद बाहर से ऑडिट आती है जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, और सालाना आती है तो एनुअल ऑडिट को कहा जाता है। उसके बाद कुछ मसलों की विशेष जांच या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर कुछ खामी या कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है, कुछ फिशी सा महसूस हो रहा है, तो स्पेशल ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जाती है। तो आपका सीक्वेंस होगा 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ये ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है, सो ए इसका आंसर है। इसके बाद है व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिग्रेशन कॉफिशेंट।
तो आपको पता है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट दो होते हैं, एक को हम बी एक्स वाई बोलते हैं, एक को बी वाई एक्स बोलते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके लिए आपको देखो पहले एक यूं बात समझनी पड़ेगी, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जब हम मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हैं तो उसको टेक्निकली बोलते हैं, जब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो आर आता है। ठीक है, अब आप बात समझो, ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, इसको हम मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालते हैं, यानी हम एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब बात समझना, अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है या बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो एवरेज होता है वो हमेशा इससे ज़्यादा होता है या बराबर होता है। ठीक है, ये क्या साइड है, ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या साइड है, अर्थमेटिक मीन। तो इसलिए जब इसने कहा कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इससे, है ना, किससे, आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी ज्योमेट्रिक मीन ना बोल के, ठीक है, हमको पता तो है ही है, तो ये जो मान होता है वाकई में इससे हमेशा ज़्यादा होता है या बराबर होता है, तो स्टेटमेंट ट्रू लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद है रिग्रेशन कॉफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये बात भी ट्रू है कि सर क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए एक तरफ लिखा हुआ है 8, 10, 12, 16 और एक तरफ लिखा हुआ है मान लीजिए 25, 30, 40, 60। अब अगर मान लीजिए कि मैं इस वाली एक्स सीरीज़ में से सब में से 4 4 कम कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 4, 6, 8, 12 और इसमें से मान लीजिए मैं सब में से 10 10 कम कर दूँ और यहाँ बचेगा 15, 20, 30, 50। तो अगर आप इन दोनों के बीच में रिग्रेशन कॉफिशिएंट वगैरह निकालेंगे और इनके बीच में रिग्रेशन कॉफिशिएंट वगैरह निकालेंगे तो वो बराबर आएगा। ठीक है, यानी आप ये जो स्केल में चेंज करते हो, ठीक है, मतलब ओरिजिन में चेंज करते हो, ये जो प्लस माइनस होता है ना, संख्या को बड़ा करना छोटा करना, ये जो आप ओरिजिन में चेंज करते हो, प्लस माइनस करते हो, उससे आपके रिग्रेशन कॉफिशिएंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सभी संख्याओं को मान लीजिए 5 से इंटू कर दें और इधर वाली सारी संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो फ़र्क पड़ता है। तो ये बात सही है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो होता है वो ओरिजिन प्लस माइनस की हलचल से तो स्वतंत्र होता है, लेकिन इनटू अपॉन वाली हलचल से डिस्टर्ब होता है। तो ये बात सही लिखी हुई है, तो ये कथन भी आपका ट्रू लिखा हुआ है। और दोनों के दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट का साइन सेम होता है, ये बात तय है। अगर आपका ये वाला बी एक्स वाई रिग्रेशन कॉफिशिएंट प्लस का है तो आप देखिएगा आपका सेकंड रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी प्लस का होगा। अगर आपका ये वाला रिग्रेशन कॉफिशिएंट माइनस का है तो ये वाला रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी माइनस का होगा। तो दोनों का साइन हमेशा सेम होता है, ये बात भी ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। एक बात मैं एग्ज़ाम में बताऊँ, अगर मान लीजिए मुझे पहला आता है और तीसरा आता है, इन दोनों में मैं श्योर हूँ कि ये दोनों तो आंसर हैं ही, तो फिर मुझे ऑल ऑफ द अबव ही आंसर देना चाहिए था। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे सेकंड नहीं भी आता, मुझे तो आता है, मैंने बता भी दिया, पर मैं एक आज जनरल बात बता रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपको पहला पता है कि हाँ यार ये ट्रू है, थर्ड ट्रू है, तो फिर अब आपको पास ए या सी तो आंसर कर नहीं सकते, ऑल ऑफ द अबव करोगे तो दोनों कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब फिर आप समझिए कि ये भी ट्रू ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन एक पॉइंट कम आने पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द टी टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी टी परीक्षण की मान्यता नहीं है। तो जब हम छोटे सैंपल लेते हैं, स्मॉल सैंपल्स लेते हैं, तो हम स्टूडेंट का टी टेस्ट लगाते हैं। तो उसमें कुछ हम अजम्पशंस लेते हैं। पहली है मूल समष्टि जिसमें से स्मॉल सैंपल को चयनित किया गया है वो प्रसामान्य है। तो बिल्कुल ये हम अजम्पशन लेते हैं कि जो सैंपल हमने छोटा सा लिया है वो जिस हमने पॉपुलेशन में से लिया है वो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमारा अजम्पशन होता है। प्रतिदर्श यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित किया गया है। सेकंड, उसमें ये भी होता है कि हमने जो सैंपल लिया है वो सिंपल रैंडम तरीके से लिया है, ये भी हमारा अजम्पशन होता है। थर्ड है समष्टि का परिमाप विचलन विदित है, ये गलत है। वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर जिसको वेरिएंस बोलते हैं वो अननोन है, तो इन्होंने कहा है वो नोन है, तो ये वाला जो है ना ये गलत है। तो ये थर्ड मान्यता गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
टेस्ट बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम पहली मान्यता ये लेते हैं कि जो हमारा पेरेंट पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नॉर्मल है या लगभग नॉर्मल है। सेकंड, वहाँ पे होता है कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो अज्ञात है, अननोन है, जबकि इन्होंने हमें कहा है कि वो नोन है। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस वो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली बात है, तो कोई खास फर्क नहीं है। तो ये जो उन्होंने कहा है ना, ये वाली बात उन्होंने गलत लिखी है, इसलिए उसका आंसर सी रहने वाला है। आगे है बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई देयर विल बी ओनली वन लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो अगर आपका परफेक्ट कोरिलेशन है पॉजिटिव वाला या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो आपको एक ही रिग्रेशन लाइन मिलेगी, ठीक है। वैसे अगर परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होगा तो आपको दो लाइनें मिल सकती हैं जो किसी भी तरह से काट सकती हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर आपको एक सिंगल लाइन दिखाई देती है तो समझ लीजिएगा कि एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका आंसर भी सी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट आर। सेल्फ असेसमेंट होता है, बिल्कुल असेसमेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार सेल्फ असेसमेंट होता है। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 143 एंड स्क्रूटनी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सेक्शन 143(2), ये भी असेसमेंट का टाइप है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसमें सामने वाली पार्टी अगर रिटर्न फाइल नहीं करती या रिटर्न के साथ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराती या बुलाए जाने पे अपीयर नहीं होती तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो सकता है। तो ये सब असेसमेंट के टाइप हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। वेल अगला क्वेश्चन कहता है अंडर प्रोप्राइटरी ऑडिट द ऑडिटर चेक। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं औचित्य अंकेक्षण। औचित्य अंकेक्षण की मूल बात यह है कि जो काम हुआ है वो सही हुआ है, हम ये चेक नहीं करते भाई जो काम हुआ है उसको करने की ज़रूरत भी थी क्या। मान लीजिए कि कोई रोड है, मान लीजिए वो सही बनी हुई है या 90% ठीक है, लेकिन उसको पूरा छील के ज़बरदस्ती उसको बनाया जाता है, तो ऑडिट तो उसकी भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑडिट में वो फेल हो जाएगी जब वो जगह पे रोड पहले से ही ओके थी या 90% ओके थी, वहाँ इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो प्रॉपर्टी ऑडिट में ये देखा जाता है कि जो खर्चा किया गया क्या वो व्यय व्यवसाय के लिए आवश्यक भी था, और सेकंड ये देखा जाता है कि खर्चा करने वाले ने क्या एक लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह सोचा क्या, और एक ये भी कि व्यय आवश्यकता से अधिक तो नहीं कर दिया। मतलब आम आदमी से मतलब है जैसे एक आम आदमी अपने घर पे कोई खर्चा करता है, ठीक है, तो ज़रूरत होती है तो करता है, नहीं ज़रूरत होती है तो नहीं करता है। कंपनी में चूंकि मैनेजर्स लोगों का पैसा नहीं होता है, पैसा शेयर होल्डर्स का होता है, लेकिन वहाँ पे भी उनको पैसा इस तरह से खर्च करना चाहिए मानो एक ले मैन होता है, मानो वो पैसा आपका पर्सनल पैसा होता, तो क्या आप वो खर्चा करते या नहीं करते। तो प्रॉपर्टी ऑडिट में ये तीनों चारों बातें देखी जाती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। वेल ठीक है। इसके बाद है एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ। भाई आप किसी भी संस्था का ऑडिट करने जाओगे तो पहला काम यह है कि आप वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट करोगे कि वहाँ सिस्टम क्या है। तो ये काम आप कैसे करोगे, चेकलिस्ट से करोगे। चेकलिस्ट से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इनके पास तिजोरी है क्या, कैश बुक मेंटेन करते हैं क्या, अकाउंटेंट है क्या, मतलब ऐसे ये है नहीं है, इस तरह की चेकलिस्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट भी बना समझ सकते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि इनके यहाँ ट्रांजेक्शन्स का फ्लो कैसा है। और नैरेटिव रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। नैरेटिव रिकॉर्डिंग सिंपल जैसे चीज़ें हैं वैसा उसका रिकॉर्ड करना कि इनके पास ये चीज़ है वो नहीं है, परचेज़ कैसे होती है, मतलब एक सिंपल पैराग्राफ टाइप। तो इंटरनल कंट्रोल में जब हम सूचनाएं इकट्ठा करने जाते हैं तो ये तीनों ही तरीके हैं, चेकलिस्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाना या नैरेटिव रिकॉर्डिंग करना। सिंपली जो है सो है उसको रिकॉर्ड करके लाना, ये सब इंटरनल कंट्रोल का एनालिसिस करने के तरीके हैं। उसके बाद ही फिर आप अपना ऑडिट प्लान बनाओगे या ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे। y-1 का पावर 3 या डेल्टा 3 0 बराबर होता है। वेल ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक पास्कल ट्राइंगल होता है वो बनाना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, समझिएगा 0 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले लिखा मैंने 1, फिर यहाँ लिखा 1 1, फिर 1 और 1 को जोड़ के बनेगा 2, फिर साइड में 1 1 लिया, फिर 1 और 2 को जोड़ के बनेगा 3, 2 और 1 को जोड़ के बनेगा 3 और यहाँ 1। तो ये वाले चूँकि आपको उस क्वेश्चन में तीन पद ज्ञात हैं, आपको जो वहाँ 3 आइटम्स पता हैं, तो 1 3 3 1 ये कॉफिशिएंट्स आपको यूज़ करने हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं,
ये प्लस माइनस के सेंस में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा y3, उसके बाद लिखा मैंने y2, फिर लिखा मैंने y1 और फिर लिखा मैंने y0। यहाँ के आगे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 1, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, साइन रोटेशनल चलते हैं, ऑल्टरनेटिव चलते हैं, ये प्लस ये माइनस। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो, y3 माइनस 3y2 3y1 माइनस y0, y3 माइनस 3y2 3y1 माइनस y0 बराबर 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो जो मिसिंग वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, तो बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैन बी गिवन टू सच इंडिविजुअल रेजिडेंट हुज टैक्स लाइबिलिटी इज अप टू डैश डैश इन न्यू टैक्स रिजीम। वेल, अगर नया टैक्स रिजीम है और आपका असेसमेंट ये 23-24 है तो 12,500 रुपये तक की टैक्स रिबेट दी जा सकती है। अगर उस बंदे की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे 12,500 रुपये तक की कहीं रिबेट दी जा सकती है। वेल, अगर असेसमेंट ये 24-25 का क्वेश्चन है तो उस इंडिविजुअल को 25,000 रुपये तक की रिबेट दी जा सकती है अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में थोड़े से पुराने क्वेश्चन आए, या कहें एक असेसमेंट या पीछे के क्वेश्चन आए, तो जो क्वेश्चन आया उसके हिसाब से 12,500 तक की रिबेट दी जा सकती है। सी विल बी द आंसर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर दैट एन असेसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्शन ऑन डबली टैक्सड इनकम। एक करदाता को दोहरा कर आरोपित आय पर कर की कटौती मांग के लिए निम्नांकित आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति पर एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है तो उसे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहला, वो व्यक्ति भारत में निवासी होना चाहिए, तो बिल्कुल डबल टैक्सेशन से रिलेटेड डिडक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति भारत में निवासी हो। सेकंड है, उसको भारत के बाहर इनकम अक्रूड और आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि जिस देश में लाइक इनकम अक्रू अराइज हुई है उस वर्ष उस देश में जाके उसने वहाँ पे टैक्स चुका दिया है। ये सारी कंडीशंस पूरी होने पे वो डबल टैक्स के संबंध में डिडक्शन ले सकता है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपको धारा 91 के तहत डिडक्शन लेनी है तो उसके लिए पहली ज़रूरत ये है कि वो जो असेसी है वो भारत में रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड ये है कि उसको इनकम भारत के बाहर अक्रू या राइज होनी चाहिए। तीसरा, उसने उस संबंधित देश में टैक्स चुका दिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? वेरिफिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। वैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन एक बड़ा टर्म है, वैल्यूएशन उसका पार्ट है। जो लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है। ऑडिटर इज़ अ वैल्यूअर, गलत टर्म है। वैल्यूएशन हैज़ नथिंग टू डू विद द वेरिफिकेशन। ये कह रहा है कि वैल्यूएशन का वेरिफिकेशन से संबंध ही नहीं है। नहीं, ये भी गलत है। वेरिफिकेशन के दौरान हम टाइटल चेक करते हैं, पोजीशन चेक करते हैं, वैल्यूएशन चेक करते हैं, उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज तो नहीं है, वो सब चेक करते हैं। तो ये जो कह रहा है कि वैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है वेरिफिकेशन से, ये भी गलत है। तो ऑल द अबव आर नॉट करेक्ट। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, वैसे अगर बहुत टेक्निकल बताऊं तो नॉट वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब पढ़ा जाता ऑल द अबव आर करेक्ट, ये सारे के सारे सही हैं, जबकि सारे के सारे सही नहीं हैं। खैर, इतना टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बात की बात बताई आपको। खैर, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट अभी के लिए नॉट करेक्ट है, इसलिए अभी तो आप आंसर ये लगाइए। ठीक है, चैलेंज मत करने जाना, कोई मतलब नहीं है, नहीं मानेंगे वो उसको। चलिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन दी गई है आपको। एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिटिकल पथ, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और उसके मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक समय, मोस्ट लाइकली टाइम और मोस्ट पैसिमिस्टिक टाइम दे रखा है। तो देखो क्या होगा, पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना होगा, हालांकि वो बहुत आसान है इस क्वेश्चन में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 8। मतलब ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनवा सकते थे, पर ऐसा कुछ इन्होंने नेटवर्क डायग्राम हमसे नहीं बनाया, सीधा सीधा बन गया। अब आपको यहाँ पे बीच में डेज भरने हैं। ठीक है, कि 1 से 2 एक्टिविटी को पूरा होने में, यानी इस एक्टिविटी को पूरा होने में, अगर इसको अपन ए नाम दे तो इस एक्टिविटी को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो अगर जल्दी से जल्दी हुई तो ये 3 दिन में हो जाएगी, लेट में लेट हुई तो ये 15 दिन में होगी,
ठीक है, और मोस्ट लाइकली ये 6 दिन में हो जाएगी। तो 6 दिन को आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे और फिर 6 का भाग लगाओगे। वापस समझा देता हूँ। दूसरी एक्टिविटी मान ले बी नाम दें, तो बी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी होगी तो 6 दिन में हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स ये 30 दिन में होगी, और मोस्ट लाइकली ये 12 दिन में हो जाएगी। इसे आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपने इसे रखा तो यानी एक बार 1 से मल्टीप्लाई कराया, इसे रखा तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कराया, और इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाय 6 करेंगे। ऐसा करके आप सारे एक्टिविटीज़ के डेज़ बनाएंगे, वो डेज़ फिर आप जोड़ देंगे। जोड़ते ही आपका जो क्रिटिकल पथ है उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी कि आपका ये सारा प्रोजेक्ट 36 दिन में हो पाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्रिटिकल पथ इज 36 डेज। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे तीसरी एक्टिविटी है वो जल्दी से जल्दी 5 दिन में हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स वो 17 दिन में हो जाएगी। 11 दिन में होने की प्रबल संभावना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन सबको आप जोड़ दीजिएगा तो 36 डेज आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। On which type of donation 100% deduction is permissible under Section 80Z for the assessment year 23-24? कर निर्धारण वर्ष 2023-24 में किस दान पर धारा 80Z के अंतर्गत 100% की कटौती उपलब्ध है? तो अगर आप नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट करते हो तो वाकई में आपको 100% कटौती मिलेगी। इसका मतलब है जितना दान आप दोगे, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का दान दिया तो आपको 5 लाख की कटौती मिलेगी। अगर आपने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में 5 लाख का दान दिया तो आपको 2.5 लाख की कटौती मिलेगी, यानी 50% की कटौती मिलेगी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में आपने दान दिया तो जितना दान दोगे उसका 50% कटौती मिलेगी। अगर आपने इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में डोनेट किया तो भी जितना दान दोगे आपको 50% कटौती मिलेगी। इसके अलावा एक राजीव गांधी फाउंडेशन होता है, उसमें आप जितना दान दोगे उसका आधा आपको कटौती मिलेगी। लेकिन नेशनल डिफेंस फंड में दान देने पे आपको पूरी 100% कटौती मिलेगी। इसका आंसर ए था। What is the threshold limit of gross receipt for tax audit of accounts of a person who carry 95% or more business transaction through banking channel? देखिए, एक होता है टैक्स ऑडिट। कई लोगों को या कई बिजनेसेस में टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। इसका मोटे तौर पे रूल है 1 करोड़, कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति प्री अजम्पटिव सेक्शन लेके बैठा है तो उसके लिए लिमिट 2 करोड़ है, कि 2 करोड़ से ज़्यादा धंधा करने पे उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, प्रोफेशनल है सर्विसेज देता है, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर होने पर उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है, यानी इसका मतलब है उसके पास जितने भी पैसे आते हैं उसमें 95% या उससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल से आते हैं। इसी तरह जब वो पेमेंट करता है तो 95% या उससे ज़्यादा पेमेंट वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से करता है, तो ऐसे व्यक्ति को टैक्स ऑडिट तभी कराना होगा जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन यही था, इसमें 10 करोड़ आंसर आएगा। 10 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होने पर, यानी ऐसा व्यापारी जिसके 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहे हों, तो 10 करोड़ से ज़्यादा फिगर होने पर ही उसे टैक्स ऑडिट करानी होगी। अगर ऐसा व्यक्ति मान लीजिए 8 करोड़ का टर्नओवर करता है तो उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन होने की वजह से वैसे ही उसका हिसाब काफ़ी सारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज 10, पॉपुलेशन मीन इज 3 to 4, सैम्पल मीन इज 3 to 1.2 and the desired level of confidence is 95%, what will be the optimal sample size? Well, आप सैम्पल साइज़ कितना रखेंगे? तो ऑप्टिमल साइज़ का आपको फॉर्मूला याद करके जाना है, जेड स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर म्यू माइनस मीन का स्क्वायर। आपको ये सारी वैल्यू भरनी है। ठीक है, आप जो विश्वास स्तर चाहते हो, 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहते हो, उस पे वैल्यू होती है 1.96, उसका स्क्वायर रखना है। स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 10 है, उसका स्क्वायर रखना है। म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन आपका 324 है। प्रतिदर्श माध्य सैंपल मीन आपका 321.2 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड दैट विल बी गिव यू 49। तो इसका आंसर 49 है, मतलब हमारा सैंपल साइज 49 होना चाहिए। ठीक है, ये सारा आप देख लीजिएगा। ओके, वेल अगला क्वेश्चन कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमिन्ड बाय द कॉन्करेंट डिविएशन मेथड।
कोरिलेशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। एक आपका ग्राफिक मेथड है, एक आपका कॉनकरेंट डिविएशन मेथड है, एक आपका रैंक कोरिलेशन मेथड है, सबसे फेमस कॉल पियर्सन का मेथड है। तो आपका ये जो कॉनकरेंट डिविएशन मेथड होता है जो प्लस माइनस पे चलता है, यानी जैसे संख्याएं हैं 19, 25, 18, 18, तो 19 से 25 होने पे आप प्लस लेंगे, 25 से 18 होने पे माइनस लेंगे, 18 से 18 होने पे इक्वल लेंगे। साइन लिए जाते हैं, प्लस माइनस इक्वल के साइन लिए जाते हैं, फिर साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इससे आपको कोरिलेशन की डायरेक्शन पता लग जाएगी। पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों तरफ एक जैसा साइन है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है या साइन में डिफरेंस है, तो इससे आपको क्या कहें डायरेक्शन पता लग जाएगा। लेकिन इससे आपको डिग्री का पता नहीं चलेगा, तो इससे आपको डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन पता लग जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा। वेल, व्हाट इज़ डंपिंग? डंपिंग यूँ समझो, एक कंट्री है चाइना मान लीजिए और एक कंट्री है अपना इंडिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि चाइना में कोई एलसीडी है, वो वहाँ पे 8,000 रुपये में बिक सकता है, लेकिन वो इंडिया में एक्सपोर्ट करता है 6,000 रुपये में। यानी अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है उस भाव पे जो उसका जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में जो भाव है उससे भी सस्ते पे अगर वो एक्सपोर्ट करता है, तो इसे कहते हैं डंपिंग, ठीक है। वैसे अपन पर समझते हैं डंपिंग क्या होता है, माल को पटकना, ठीक है। तो एक तरह से चाइना क्या कर रहा है, अगर अपन इस प्रेजेंट एग्जांपल में लें, जो माल वो लोकल अपने देश में महंगा बेच सकता है, जस्ट विदेशी बाज़ार को हथियाने के लिए वो उस भाव से भी सस्ते भाव पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑप्शन देखिए, निर्यात बाज़ार में सामान्य मूल्य निर्यात मूल्य से ज़्यादा है, बिल्कुल यही केस है। डंपिंग का मतलब ही ये है कि उस जो एक्सपोर्ट कंट्री है उसका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो सामान्य मूल्य है वो निर्यात मूल्य से ज़्यादा है, फिर भी वो मतलब वहाँ बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा सकता था, लेकिन जस्ट टू टेक ओवर द फॉरेन मार्केट या जस्ट टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, वो सामान्य मूल्य से भी सस्ते मूल्य पे बेचता है। तो इसे अपन डंपिंग कहते हैं। तो इसका आंसर ए रहने वाला है। और विच मोमेंट्स शेपर्ड्स करेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी? किन परिघातों के लिए शेपर्ड का संशोधन आवश्यक नहीं है? मोमेंट्स 1 एंड 2, 3 एंड 4, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 इसमें आपका करेक्टेड मीन उतना ही होता है जितना मीन आपका पहले आया। तो मोमेंट्स 1 एंड 3 में आपको संशोधनों की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार देखिए, मीन 1 करेक्टेड वाले के लिए मीन 1 ही है यहाँ पे। थर्ड वाले के लिए देखिए, थर्ड मीन के लिए भी यहाँ पे थर्ड मीन ही है, तो यहाँ पे आपको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सेकंड में देखो, आपको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा बाय माइनस, ये माइनस करते हुए, और यहाँ पे भी आपको माइनस प्लस करते हुए करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक श्रेणी में दोनों चतुर्थकों का अंतर जो Q3 और Q1 होता है उनका अंतर 25 है और उनका योग 57 है। यदि विषमता गुणांक का मान 0.4 है तो माध्यिका का मान होगा। जिस तरह के आंकड़े गिवन है तो पता है कि बाउले की विषमता निकाली गई होगी। बाउले की विषमता का फॉर्मूला है Q3 + Q1 - 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1, ठीक है। इससे आपका कॉफिशिएंट का स्क्यूनेस का कॉफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको 0.4 गिवन है, लिख दीजिए। Q3 और Q1 दोनों जो क्वार्टाइल्स हैं उनका टोटल दे रखा है 57, नीचे की तरफ दोनों का डिफरेंस दे रखा है 25 और -2m। तो बस अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, 10 बराबर 57 - 2m। उसके बाद आप 2m की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2m की वैल्यू 47 आ जाएगी। उसके बाद m की वैल्यू 23.5 आ जाएगी। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, आगे मैंने समझा भी रखा है। इसके बाद कहता है ट्रॉली ट्रेडर्स 5 अगस्त को कारोबार इन्होंने शुरू किया। इनका टर्नओवर 5 मार्च को निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो गया। 20 अप्रैल को इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। पंजीकरण इनको 25 अप्रैल को प्रदान किया गया। तो इनकी पंजीकरण की प्रभावी तिथि क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इन्होंने 5 अगस्त को बिज़नेस स्टार्ट किया। उस दिन तो उनको लगा कि अभी तो हमारा टर्नओवर जब एक निश्चित लिमिट तक पहुंचेगा तब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो इनका वो 5 मार्च को वो पॉइंट आ गया जब इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो गया। अब यहाँ से 2 सीन बनते हैं कि अगर इन्होंने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया होता, अगर 30 दिन के लिए इनका रजिस्ट्रेशन हो गया होता, तो इनके रजिस्ट्रेशन की प्रभावी तिथि 5 मार्च 2023 ही मान ली जाती। यानी
यही वाली तारीख को इनकी रजिस्ट्रेशन की डेट मान ली जाती। लेकिन अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के बाद अप्लाई किया, जैसा कि इस मामले में 5 मार्च को ये रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए थे, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई 20 अप्रैल को किया, यानी 30 दिन से ज़्यादा दिन निकल गए। अगर आप गिनने बैठेंगे तो करीबन 45 दिन के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो जिस दिन इनको सर्टिफिकेट अवार्ड होगा वही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में 25 अप्रैल इनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नियम लिखा हुआ है मैंने, आप इस पर देख लीजिएगा। जो वहाँ साफ लिखा है, अगर एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन के लिए गई है वो अगर सबमिट हुई है 30 दिन के बाद, तो फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी शैल बी द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एज पर सेक्शन दिस। तो एज पर सेक्शन 279 ए के अनुसार जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। जीएसटी काउंसिल में समय समय पर बैठकें होती रहती है। 279 ए के अनुसार इसका गठन किया गया है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिसेस रानू HUF की मेंबर हैं। उसके स्त्री धन से उन्होंने 2,60,000 का ब्याज अर्जित किया। वैसे उनकी और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। असेसमेंट ईयर के लिए कौन कर देने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से मैं इसमें ये में तो मैं श्योर हूँ कि रानू भले HUF की मेंबर हैं, लेकिन ये जो इनकम हुई है वो उसके अपने पर्सनल सोर्सेज से हुई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है, अगर वो HUF का मेंबर भी है, तो चूंकि वो नौकरी करता है तो उसके पर्सनल एफर्ट से इनकम हुई है। यहाँ पे भी रानू ने जो धन लगाया है ये उसका पर्सनल धन है, तो ये जो इनकम है वो रानू की ही है। तो टैक्स देने के लिए दायी है तो कौन है? वो रानू ही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक उपरोक्त में से कोई नहीं भी दे रखा है। कहीं क्वेश्चन वाला ये ना से चले कि भाई उसकी इनकम 2,60,000 है, 5 लाख से कम है, तो कोई भी टैक्स देने के लिए दायी नहीं है। तो वहाँ तक आई डोंट थिंक क्वेश्चन जाएगा। क्वेश्चन में मेन वो यही समझना चाहता था कि इस इनकम पे क्या HUF टैक्स देगा, क्या HUF या रानू दोनों बराबर टैक्स देंगे, या केवल रानू को ही टैक्स देना होगा। तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये इस इंडिविजुअल की ही इनकम है, इसलिए इनकम उसी की है, उसी में जोड़ी जाएगी, उसी के ऊपर टैक्स असेसमेंट लगेगा। तो इसका आंसर सी रहेगा। विच गुड्स द इम्पोर्टर इज़ नॉट लायबल टू पे ड्यूटी? कौन से माल पर आयातक शुल्क देने के लिए दायी नहीं है? अगर वो इलीगल इंपोर्ट करता है तो भी उसे ड्यूटी तो देखो देनी ही पड़ेगी। पिल्फरेज ऑफ गुड्स, अगर माल की चोरी हो जाती है, इससे पहले कि वो माल छुड़ा कर ले जाता, उससे पहले ही अगर कस्टम स्टेशन से माल चोरी हो जाएगा तो उसको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो पुरानी मशीन इंपोर्ट करता है तो भी उसे ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। पिल्फरेज ऑफ द गुड्स, अगर वो पिल्फर्ड गुड्स पे, यानी अगर गुड्स जो लाया था, पूरा नियम ये है कि अगर आयातित माल के उतरने के बाद परंतु डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए निकासी का आदेश देने से पहले या गोदाम में जमा कराने के आदेश से पहले ही माल चोरी हो जाता है तो उस पर ड्यूटी चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A इज चार्ज टू टैक्स एक्ट। अगर 111A के अंतर्गत लाभ होता है तो उस पर 15% टैक्स लगता है। अगर STCG है इसके अलावा, अदर देन दिस, है ना, अदर, तो फिर कितना टैक्स लगेगा? इट विल डिपेंड ऑन योर स्लैब, कि आप किस स्लैब में आते हैं। हो सकता है आप कम वाले स्लैब में आते हो, 5% में आते हो सकता है 20% में आते हो सकता है 30% में आते हो। तो फिर डिपेंड करेगा आपके स्लैब पे। ठीक है, और अगर SCCG अंडर सेक्शन 111 है तो उसका तो 15% फिक्स है ही। इसका आंसर आपका थर्ड होगा, सी होगा, सामान्य कर की दर जिस स्लैब में आप बिलोंग करते हो। अगला क्वेश्चन है, एक्स को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना था। यदि वह 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वो देरी से रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है? देरी से रिटर्न वो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता है। उस केस में 1,000 रुपये या 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी, जो भी लगेगी, लेकिन 31 दिसंबर तक वो रिटर्न अपना फाइल कर सकता है। पूरी बात क्या है, देखिए, फाइनेंशियल ईयर है 22-23, असेसमेंट ईयर है 23-24। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है 31 मार्च 2023 को। उसको अपना रिटर्न फाइल करना था या तो जुलाई में, क्वेश्चन ने कहा है कि उसे रिटर्न फाइल करना था 31 अक्टूबर तक, तो ऑडिटेड पर्सन रहा होगा, ऑडिट होती होगी, इसलिए 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना था, नहीं कर पाया तो 31 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट। ठीक है, उसके बाद वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। फिर एक और रास्ता होता है अपडेटेड रिटर्न वाला,
पर बिलेटेड रिटर्न तो वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये नियम आप देख लीजिएगा कि कब कितनी पेनल्टी लगेगी किस केस में। अगला क्वेश्चन कहता है एक द्विपद वितरण का माध्य ए है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन ए है एंड द नंबर ऑफ सक्सेस n बराबर 12 है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन। मैंने इसे काफ़ी करने की कोशिश की पर मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि देखो मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी और स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू अंडर द रूट। मैंने वैल्यूज़ लगा के रखने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। बाय द वे, अगर आप में से किसी से हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा या मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा कि सर इसका आंसर ऐसे निकलेगा। मेरे हिसाब से इनसफिशिएंट डेटा है, इसलिए मुझे आंसर्स का नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ बुक प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आर इनसफिशिएंट और देयर इज़ लॉस, द सैंक्शनड लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। देखिए, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो लॉस में चली गई तो क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है? जी हाँ। अगर उनके पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है तो फिर रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। या किसी फर्म के पास अगर बहुत कम प्रॉफिट है तो भी 1.5 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं तो आपको पता है कि 90% और 60% रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, अप टू 3 लाख 90%, अबाउ दैट 60%। वो तो ये है कि अगर आपका सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो। पर बाय द वे, आपका प्रॉफिट नहीं है या आप लॉस में चल रहे हो तो भी 1.5 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन तो आप दे ही सकते हो। बी इसका आंसर होगा। अंडर विच द वर्क परफॉर्मेंस इज चेक्ड एज पर द टारगेट एंड स्टैंडर्ड। मतलब आपने जो टारगेट सेट किए थे उनको आप पूरा कर पाए या नहीं, आपने जो स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किए थे आप उनको पूरा कर पाए या नहीं, कि कोई अंतर तो नहीं रह गया। ये सब चेक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट में, जहाँ आपकी परफॉर्मेंस की ऑडिट होती है। आपने जो निष्पादित किया है उसका अंकेक्षण होता है परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 डाइज आर थ्रोन 2 टाइम्स। 2 पासे 2 बार फेंके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इन फर्स्ट थ्रो एंड 10 इन सेकेंड थ्रो। आप चाहते हो कि आप जब पहला थ्रो करें तो आपको 7 का टोटल मिले, और फिर आप ये भी चाहते हो कि जब आप सेकेंड थ्रो करें तो आपको 10 का टोटल मिले। 7 का टोटल पाने के लिए 1 6, 6 1, 2 5, 5 2, 3 4 या 4 3, ये 6 तरह की संभावना है। इन 6 तरीके से ये संभव है कि आपको 7 का टोटल मिल सकता है। अगर 10 की बात करें तो 4 6, 5 5, 6 4, इस तरह से 10 का टोटल लाना संभव है, यानी ये 3 तरीके से संभव है। तो 6/36 मल्टीप्लाई विथ 3/36, यहाँ से आया 1/6, यहाँ से आया 1/12, 1/17। तो ये जो आप चाह रहे हो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/72 है। आप ये चाहते हो कि आप जैसे 2 पासे लोगे, उनको थ्रो करोगे, आप चाहते हो कि पहली बार में टोटल 7 गिरे, फिर आप वापस से 2 पासे थ्रो करोगे, अब के बाद आप चाहते हो कि टोटल 10 आवे। ऐसा हो सकता है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/72। इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है, या मैथ्स कहती है कि जब आप 72 बार ऐसा प्रयोग करेंगे तो एक बार ऐसा होगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड गुड्स इज़ बेस्ड ऑन। भाई देखो, दुनिया जहान का माल है, आप जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और जो इंपोर्ट करते हो उसको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा कि किस पे 10% ड्यूटी होगी, किस पे 5% ड्यूटी होगी, कैसे इसको क्लासीफाई करोगे? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, याद ही करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की अवधारणा के आधार पे आप गुड्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि कौन सी गुड्स ड्यूटी फ्री होगी, कौन सी गुड्स क्या होगी। ऑल अबाउट HSN कोड पढ़ लीजिएगा। ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है जब NRR बराबर 1 हो, नेट रिप्रोडक्शन रेट इन्फिनिटी हो, नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो। सी इसका आंसर है, जब नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 से ज़्यादा होगी, यानी अगर 1 से ज़्यादा डॉटर्स पैदा हो रही हैं। NRR का मतलब आप समझ लीजिए डॉटर्स, नंबर ऑफ डॉटर्स बॉर्न। अगर डॉटर्स 1 से ज़्यादा बॉर्न हो रही हैं तो फिर उस शहर में या देश में जनसंख्या वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मदर उसे जन्म दे रही है, मान लीजिए जब वो मदर चली भी जाती है, पर चूंकि 1 से ज़्यादा डॉटर उसका प्लेस ले रही हैं तो वो फिर रिप्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर NRR 1 से ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ डॉटर्स बॉर्न ज़्यादा है 1 से, तो फिर उस देश में जनसंख्या बढ़ेगी।
ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑडिट शैल बी ऑब्लिगेटरी इन द फॉलोइंग केसेस। किन दशाओं में ऑडिट होनी ही पड़ेगी? अगर किसी भी व्यवसाय में जो विक्रय है या टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपकी टैक्स ऑडिट होगी। अगर प्रोफेशन है और प्रोफेशन की प्राप्तियां 40 लाख से ज़्यादा हैं तो भी उसकी टैक्स ऑडिट होगी। और ये वाला कहना कि भाई जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है उसकी ऑडिट होगी, तो वैसे ही टेक्निकली सुनने में ही गलत लगता है। तो 1 करोड़ का नियम आपको पता है कि नॉर्मली अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसी व्यक्ति को सीए से टैक्स ऑडिट करानी होगी। और प्रोफेशनल पर्सन की अगर कहें रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो उसकी टैक्स ऑडिट होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी ऑडिट तब होगी जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर जाए। और जिन लोगों ने प्री अजम्पटिव वाला लिया है उनके लिए 2 करोड़ की विंडो है, 2 करोड़ से ज़्यादा होने पर उनकी टैक्स ऑडिट होगी। तो इसका आंसर डी रहेगा। उपरोक्त 1 है और 2 बी दोनों। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना बताना हो तो कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट हमारा अवेलेबल है हमारे ऐप पे, कॉमर्स पॉइंट ऐप, जिसका ये सिंबल आप साइड में देखते हैं। तो उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। और उसके अंदर फिर बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पे है। चलिए बाय।